हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री विद नीरज चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीरज पटेल आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 31 लेने वाला हूँ। लेक्चर नंबर 30 में मैंने आप लोगों को जो है हर्यक वंश के बारे में बताया था। आज हम शिशुनाग वंश के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि जो हर्यक वंश था, हर्यक वंश में कितने राजा हुए। सबसे पहला बिंदुसार, दूसरा अजातशत्रु, ऐसे ही सारे होते गए। उसके बाद में देन जो सबसे लास्ट किंग था उसमें नागदासक था। और नागदासक के बाद में, क्योंकि नागदासक अच्छा नहीं था किंग, उसको जो है जनता ने भगा दिया था। उसके बाद में देन उसका जो सेनापति था, सेनापति शिशुनाग, उसको गद्दी पर बैठाया और उसने जनता के वेलफेयर में काम किया, अर्थात जनता के हित में काम किया, जिसे उसे किंग बना दिया गया था। उसके बाद में बात की जाए शिशुनाग वंश की, तो शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने ही की है। तो आज हम शिशुनाग वंश के बारे में बताएंगे आपको। और अगर शिशुनाग वंश की बात की जाए तो 412 से 345 बीसी तक माना जाता है। और सबसे पहला किंग शिशुनाग था, जो कि 412 बीसी से 395 बीसी तक था। शिशुनाग 412 बीसी से 392 बीसी समथिंग था। अगर बात की जाए इसकी, तो इसने राजधानी जो है इसने अपनी वैशाली बनाया था, जो कि बिहार में है। तो सबसे पहला किंग शिशुनाग वंश का यही था। उसके बाद में आपको बताएं, इसने जो है जनता के हित में काम किया था। इसने जनता के हित में काम किया। और इसके बाद में इसका उत्तराधिकारी कालाशोक, इसका जो उत्तराधिकारी था, मतलब इसके बाद में जो आया वो कालाशोक आया था। कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध सम्मेलन भी बुलाया था। कालाशोक अपने टाइम पे वैशाली में ही, क्योंकि वैशाली को इसने भी राजधानी बनाया था अपनी, और उस राजधानी में द्वितीय बौद्ध सम्मेलन इसने बुलाया था। समथिंग 392 बीसी से या 395 बीसी से, 395 शायद है, 395, हाँ 395 बीसी से 395 बीसी से 367 बीसी तक, 367 बीसी, ये कालाशोक का समय था। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, कालाशोक, इसका उपनाम अगर देखा जाए तो काकवर्ड था। क्योंकि काकवर्ड इसलिए इसे बोला गया क्योंकि यह कौवे को भी मात देता था, अर्थात कौवे से भी काला था या कौवे के समान काला था, इसे ऐसा बोल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा काला था। लेकिन हाँ, इसने जो इम्पोर्टेंट काम किया, द्वितीय बौद्ध सम्मेलन इसने वैशाली में, अर्थात अपने कैपिटल में बुलाया था।
द्वितीय बौद्ध सम्मेलन इसने बुलाया। इसके बाद में अगर इसकी उपनाम की बात की जाए तो इसका उपनाम काकवड़, क्योंकि बिल्कुल कौवे के जैसा काला था ये, इसलिए इसे काकवड़ भी बोला गया है। और इसके बाद में जो आता है नंदीवर्धन, इसका उत्तराधिकारी। अगर नंदीवर्धन के समय की बात की जाए तो समथिंग 367 BC से, अर्थात 367 BC से 355 BC तक माना गया है। और इसके बाद में इसका उत्तराधिकारी जो कि लास्ट था, लास्ट किंग आपका बताएं, नंदीवर्धन के बाद में महानंदिन जो कि लास्ट किंग था, तीन 355 BC से 345 BC तक शासन करता है। तो मैंने आपको शिशुनाग वंश के बारे में बताया, जो कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर कुछ पूछा जाएगा तो काला शोक के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि इसने सेकंड बौद्ध सम्मेलन बुलाया था और इसे काकवड़ भी कहते थे, इस वजह से। और शिशुनाग के बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हैं। तो मैंने आपको शिशुनाग वंश के बारे में बताया। अब आप इसे पहले नोट डाउन करें, देन हम आगे बताते हैं। इसके बाद में महानंदिन का बेटा महापद्मनंद, महापद्मनंद जो था उसने नंद राजवंश की स्थापना की। और नंद राजवंश आपका 345 BC से समथिंग जो है 337 BC तक इसने राज किया। उसके बाद 337 से 322 तक समथिंग जो है आपका अगला शासक घनानंद, उसने शासन किया था। तो ये दो शासक रहे, लेकिन इनमें कुछ घटनाएं हुई जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। पहला किंग आपका मैंने बताया नंदीवर्धन, नंदीवर्धन के बाद में महानंदिन, और महानंदिन का बेटा महापद्मनंद। महापद्मनंद ने नंदवंश की स्थापना की और महापद्मनंद ने 345 BC से 337 BC तक राज किया। और उसके बाद में घनानंद आया। घनानंद ने 337 BC से समथिंग 322 BC तक राज किया था। तो हम जान लेते हैं नंद राजवंश की स्थापना। बोल सकते हैं कि 345 BC से 322 BC तक नंद राजवंश चला है। इसमें पहला किंग महापद्मनंद, थ्री 345 BC से 337 BC तक माना गया। और आपको बताएं महापद्मनंद 345 BC से 337 BC तक राज किया। और उसके बाद में इसी ने अपनी कैपिटल जो बनाई थी वो पाटलिपुत्र, पटना जिसे बोलते हैं, पटना को बनाई थी।
उसके बाद में महापद्मनंद को ही जो है परशुराम सेकंड कहा गया है। इसे ही परशुराम सेकंड कहा गया है। परशुराम सेकंड इसलिए कहा गया क्योंकि इसने क्षत्रियों का नरसंहार किया था, अत्याचार उनके ऊपर किया था, इसलिए इसे परशुराम सेकंड बोला गया था। पहले परशुराम जो एक्चुअल में थे और दूसरा परशुराम इसे ही बोला गया है क्योंकि इसने नरसंहार किया था। उसके बाद में आपको बताएं, आपका महापद्मनंद ने ही तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगर ये पूछ लिया जाए तो पाकिस्तान में है। आपको बताएं, ये पाकिस्तान में शायद से रावलपिंडी पिंडी में था और यहाँ से चाणक्य या कौटिल्य बोल सकते हैं, चाणक्य, कौटिल्य, या फिर इनका जो असली नाम था विष्णुगुप्त शर्मा। इन्होंने यहीं से पढ़ाई की थी। विष्णुगुप्त शर्मा अर्थात चाणक्य या कौटिल्य, इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। कुछ दिनों तक पढ़ाई पूरी करने के बाद में कुछ दिनों तक प्रोफेसर के पद पर काम किया और प्रोफेसर के पद पर काम करने के बाद में दिन ये वहाँ से चले आते हैं। और आपको बताएं, कुछ दिनों तक जब प्रोफेसर का काम किया, उसके बाद में इन्होंने अपनी दरिद्रता को दूर करने के लिए राजधानी चले आते हैं। राजधानी जो कि पाटलिपुत्र थी, वहाँ पे जहाँ पे भी दान मिलता वहाँ पे ये बैठ जाते। तो आपको बताएं, ये घनानंद या धनानंद के दरबार में बैठते हैं और वहाँ पे मुख्य पुजारी के पद पर बैठ जाते हैं। और जब ये मुख्य पुजारी के पद पर बैठते हैं, शिखा बांधे हुए होते हैं अपनी, उसके बाद में जब धनानंद की एंट्री होती है तो धनानंद क्या करता है, बहुत ही क्रूर शासक था। उसने क्या किया, इस भद्दे पुरुष को देखकर उसका खून खौल उठा और क्या किया इसने कि इनकी शिखा को बिल्कुल सिंहासन के नीचे उतार दिया गया। और सिंहासन से जैसे ही नीचे उतारा गया, सिंहासन से नीचे उतारे जाने के बाद में इन्होंने अपनी शिखा को बांधा नहीं था, उसी दिन खोल दिया था। और उस दिन के बाद में इन्होंने प्रण किया था कि शिखा उसी दिन बांधेंगे, अपनी शिखा को उसी दिन बांधेंगे जिस दिन धनानंद का अंत होगा या धनानंद के साम्राज्य का अंत होगा। उस दिन ही हम इस शिखा को बांधेंगे। तो जान लेते हैं, सबसे पहले प्रोफेसर के पद पर काम किया। था कुछ दिनों तक प्रोफेसर का काम किया। उसके बाद में दिन दरिद्रता दूर करने के लिए
जहाँ पे भी दान मिलता वहाँ पे लेने बैठ जाते। सिंहासन से इसे नीचे उतारा गया था, चाणक्य को सिंहासन से नीचे उतारा गया। और उसके बाद में इसने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य दोनों ने मिलकर, तो यहाँ पे आपको बता दें, महापद्मनंद के बाद में धनानंद का टाइम आता है या घनानंद का टाइम आता है, जो कि 337 BC से 322 BC तक माना गया। और इसका अंत चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर किया था। चाणक्य ने मिलकर मार दिया था। और वहीं से मौर्य वंश की स्थापना होती। उसके बाद में आपको बताएं, मौर्य वंश की स्थापना होने से पहले भारत पर विदेशी आक्रमण हो चुके थे। तो भारत पर विदेशी आक्रमण जिस टाइम पे हुए वो इस समय से भी पहले था। आपको बताएं, प्राचीन काल में सबसे पहला अगर आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमणकारी की बात की जाए तो अखामड़ी साम्राज्य का था। और अखामड़ी साम्राज्य का साइरस द ग्रेट, जो कि 530 BC में आक्रमण किया था। लेकिन ये सारी बातें हम अगले लेक्चर में बताएंगे। इनके बारे में जितनी भी बातें होंगी सारे अगले लेक्चर में बताएंगे, डिटेल में बात करेंगे। आज मैंने आपको 2 वंश के बारे में बताया। पहला तो शिशुनाग वंश और दूसरा नंदराज वंश या नंद वंश के बारे में बताया। शिशुनाग वंश में शिशुनाग और कालाशोक, नंदीवर्धन और उसके बाद में महानंदिन, ये राजा थे। और उसके बाद में महानंदिन का बेटा आया महापद्मनंद, जिसने नंद राजवंश की स्थापना की। नंद राजवंश जो है, इसने सबसे पहला संस्थापक इसी को माना गया है, नंद राजवंश का संस्थापक अगर बोला जाए। उसके बाद में इसने क्या किया, पाटलिपुत्र शहर को अपनी राजधानी बनाया और उसके बाद में तक्षशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया, जो कि पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। उसके बाद में घनानंद क्या करता है, इसकी गलती ये रहती है कि ये पहली बात तो एक क्रूर शासक था और दूसरी बात चाणक्य को मुख्य पुजारी के सिंहासन से नीचे उतार देता है। और नीचे उतारने की वजह से इसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और लास्ट में जाके चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य अर्थात कौटिल्य ने दोनों ने मिलकर इसे मार दिया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। लेकिन हम उसके पहले जो विदेशी आक्रमण हुए उनके बारे में बताएंगे। मैंने बताया भी कि सबसे पहला आक्रमणकारी अखामड़ी साम्राज्य का था, तो साइरस द ग्रेट 530 BC में इसने आक्रमण किया था। कुरुप महान बोल सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर इसने आक्रमण किया था और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर आक्रमण किया। लेकिन आपको बताएं, जीत या हार के बारे में विवाद है। सही से पता नहीं चल पाया है कि जीता भी था या हारा भी था। उसके बाद में 516 BC में
आपका उत्तराधिकारी इसका जो था वो डेरियस फर्स्ट, जिसने आक्रमण किया था, दारा प्रथम बोल सकते हैं हिंदी में, उसने आक्रमण किया था और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को इसने जीत लिया था। तो कयास लगाए जाते हैं कि पहले हारा होगा तभी डेरियस फर्स्ट आया और उसने जीत लिया था इसको। इन सभी बातों के बारे में अगले लेक्चर में हम बताएंगे आपको। तब तक के लिए आप लोग इसे नोट डाउन करें और सही से पढ़ें। तब तक के लिए जय हिंद।